सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 33 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जसपाल, शाहिद और तानी दोपहर के बाद सखर पहुंच गए थे। सखर ही से शाहिद का एक दोस्त इब्राहिम उन्हें लेने के लिए आया हुआ था। उसका घर दरिया किनारे शहर के उस इलाके में था जो कभी पोश इलाका शुमार हुआ करता था। बड़ा सारा बंगला था और उसमें वो अपने चंद लोगों के साथ रहता था। उसका खानदान किसी गोठ में था। शाहिद, मैं सारी तफसील सुन चुका हूँ, अब तुम यहाँ रहो, हम देखते हैं हमें क्या करना है। जसपाल ने कहा तो वो हैरत से बोला, आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं, आपको इलाके के बारे में क्या पता? मैं आपके साथ नहीं, हम सुल्तानपुर तलाश कर लेंगे, तुम सिर्फ इधर रहो, बाकी काम हमारा है। ये जो पोर्च में फोर व्हील जीप है, इसकी चाबी कहाँ है? जसपाल ने कहा और उठ गया। उसके साथ ही तानी उठकर बाहर चली गई। शाहिद को क्या पता कि वो सारी मालूमात हासिल कर चुका है और अब तक उनके लोग सुल्तानपुर पहुंचकर बहुत सारी मालूमात ले चुके थे। ये लो। इब्राहिम ने चाबी उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, रास्ते में एक चेक पोस्ट आती है, ध्यान से जाना। उसके यूं कहने पर जसपाल ने कोई जवाब नहीं दिया और चाबी लेकर बाहर निकल गया। रेलवे फाटक से पहले ही एक आदमी उनके इंतजार में था। जसपाल ने ड्राइविंग सीट छोड़ दी। वो सीधा स्टीयरिंग पर आन बैठा और कुछ कहे बगैर जीप बढ़ा दी। रेलवे फाटक क्रॉस करते ही चेक पोस्ट आ गई। जीप पर स्टिकर था, इसलिए किसी ने भी उसे नहीं रोका। वो वहां से निकल गया। वहां से सुल्तानपुर का सफर इतना ज्यादा नहीं था। अभी शाम नहीं हुई थी और वो वहां पहुंच गए थे। वो छोटा सा गांव था जिसकी सारी आबादी हिंदू थी। जब वो उस गांव में परसाराम के बड़े से घर के सामने जाकर रुके, घर के बाहर चारपाइयों पर चंद लोग बैठे थे। सिंध के जमींदार घरानों के बाहर ऐसे लोग बैठे होते हैं। उनमें ज्यादातर उनके गार्ड या फिर गरीब गुरबा होते हैं। जसपाल और तानी जीप से उतर आए। वहां पर हर बंदा उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। ड्राइवर जीप ही में रहा। किससे मिलना है जी आपको? एक बंदे ने हाथ जोड़ते हुए बड़े नरम से लहजे में सिंधी जबान में पूछा, जिसे जसपाल नहीं समझ सका मगर तानी अच्छी तरह से जानती थी। उसने तर्जमा किया तो जसपाल ने कहा, मुझे परसाराम से मिलना है। आपका नाम क्या है ताकि अंदर इतला दी जाए? मुझे सिर्फ ये बताओ वो यहाँ है या नहीं। जसपाल ने वैसे ही पूछा था जबकि उसे इत्तला थी कि परसाराम घर पर ही है। तानी उनमें तर्जुमानी करती रही और साथ में तबसरा भी। नाम तो बताना होगा बाबू, वैसे हम इत्तला कैसे करेंगे? उस बंदे ने कहा तो जसपाल बोला, अंदर जाके बताओ कि तुम्हारी मौत तुमसे मिलने के लिए आई है। जिससे भागना भी चाहोगे तो तुम भाग नहीं सकोगे। उसके तेवर देखकर अगरचे वहां पर मौजूद सारे लोग ही अलर्ट हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर हैरत भी थी। एक बंदा धीरे से खिसक कर अंदर चला गया, जिसे जाता हुआ उसने देख लिया था। अगर हम तुम्हें अंदर ही ना जाने दें तो, उनमें से एक भारी मूंछों वाले ने कहा और साथ ही अपनी वास्केट के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लिया। अभी वो रिवॉल्वर सीधा भी नहीं कर पाया था कि तानी यूं उछली जैसे हवा में लम्हा भर के लिए उड़ी हो। अगले ही लम्हे उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया गया था। वो सब हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। जसपाल ने उन्हें हैरत ही में रखा और अपना पिस्टल निकाल लिया। किसकी मौत आई है? चलो मेरे साथ अंदर, उसने पिस्टल की नाल से इशारा करते हुए कहा। तो वो रोबोट की मानिंद उसके आगे लगकर अंदर की जानिब चल पड़े। अंदर से वो घर काफी बड़ा था। बड़े से सहन के तीन अतराफ में दो मंजिला कमरे थे। जसपाल जैसे ही सहन में आया तो एक अधेड़ उम्र शख्स और एक नौजवान लड़का तेजी से बाहर आए। वो बरामदे में से इतने सारे लोगों के दरमियान एक अजनबी को देखकर ठिठक गए। तभी परसाराम ने कड़क कर कहा, जिस पर जसपाल ने यूं इशारा किया जैसे समझा ना हो, फिर बोला, तानी इसे बताओ मुझे हिंदी आती है, वो बोलो। तानी ने बताया तो वो जरा धीमे लहजे में बोला, कौन हो तुम और इस तरह कैसे अंदर आ गए? देखो परसाराम, हम पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर तुमने मेरे साथ ताउन ना किया तो फिर मुझे ही क्या, किसी को भी देखने के काबिल नहीं रहोगे। जसपाल ने संजीदगी से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो?
परसाराम ने रोबदार आवाज में कहा तो वो बोला, मैं कौन हूँ इसका तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, चाहता क्या हूँ इस पर बात हो सकती है। उसने परसाराम की आंखों में देखते हुए कहा तो पहली बार उसके लड़के ने कहा, ओए ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, जो भौंकना है जल्दी भौंक वरना तेरी। ओ कुत्ते की औलाद, सुन, तेरा बाप दलाल है क्या जो अपनी बहू बेटियों का कारोबार करता है? बोल। उसने ये कहा ही था कि उस लड़के ने तेजी से हाथ में दबाया हुआ पिस्टल सीधा किया और फायर कर दिया। इसके साथ ही दूसरा फायर हुआ। तानी ने उस लड़के के हाथ का निशाना लिया था। उसका पिस्टल ना जाने कहाँ चला गया, जबकि लड़के के फायर से एक बंदा सेहन में गिरकर तड़पने लगा था। तानी बिना कुछ बोले उस लड़के के पास पहुंच गई और अगले ही लम्हे उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसने मुजाहमत करना चाही लेकिन उसके सामने तानी थी। वो एक छलावा बनी, उसने लड़के की नाक पर घूंसा मारा और फिर आंखों में उंगलियां मार दी। वो एक तरह से अंधा हो गया। तानी ने एक खड़ी हथेली उसके सर पर मारी और गर्दन पर हाथ मारकर फर्श पर गिरा दिया। चश्मे जदन में उसने लड़के को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। तानी ने अपने पाँव की ठोकर उसके मुंह पर मारी तो लड़के के मुंह से कराहें निकल गईं। बंद करो ये तमाशा। परसाराम चीखा, फिर जसपाल की तरफ देखकर बोला, क्या चाहते हो तुम? सारा कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दो। मैं चुपचाप चला जाऊंगा, वरना मैं यहाँ पर हूँ, उसके बगैर तो मैं जाने वाला नहीं। जसपाल ने कहा तो परसाराम की आंखें फैल गईं। क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते हो, जसपाल ने बरजस्ता कहा। यहाँ कोई सारा नहीं है, उसने तेजी से कहा। सच कह रहे हो ना? फिर तुम ही ने कहना है कि वो तुम्हारे पास है और मैंने नहीं मानना। अजीब आदमी हो तुम। अभी ठहरो, मैं करता हूँ तेरा बंदोबस्त। मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रहे हो? ये कहकर वो वापस पलटने लगा तो तानी ने एक फायर उसके कदमों में कर दिया। वो डर कर रुक गया और हैरत से उसे देखने लगा। तभी अचानक एक नौजवान लड़की पागलों की तरह अंदर से निकली और बापू कहती हुई अपने बाप से लिपट गई। उसके पीछे ही उसकी बीवी रोती हुई आ गई। बिलाशुबा वो छुप कर ये सब देख रही थी और उन्हें लगा होगा कि तानी ने उसके बाप को गोली मार दी है। उसी लम्हे जसपाल ने तानी को आंख का इशारा किया। वो बिला झिझक आगे बढ़ी और उसने लड़की की कलाई पर अपना हाथ डालकर झटक दिया। वो सीधी फर्श पर गिरी। इस दौरान उसके एक मुलाजिम की गैरत जागी। उसने जसपाल की गर्दन में हाथ डालकर उसे काबू करना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे जसपाल ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपने सामने कर लिया। पिस्टल वाला हाथ उसकी पसलियों में मारा और दूसरा हाथ उसकी बगल में देकर पीछे धक्का दिया। वो लड़खड़ा गया। ये सब 1 मिनट से भी कम वक्फे में हुआ। जसपाल ने उस मुलाजिम की पिंडलियों में फायर झोंक दिया तो बाकी सब सहम गए। उसने सब की तरफ देखकर कहा, किसका खून खोल रहा है ये सब देखकर? इस पर कोई ना बोला तो वो परसाराम की तरफ देखकर बोला, तेरी बेटी लेकर जा रहा हूं, सारा वापस कर दोगे तो मिल जाएगी। ये भी वादा रहा। उसने कहा। तब तक तानी उस लड़की को उठाकर अपने आगे लगा चुकी थी। वो उसे लेकर जैसे ही बाहर निकली, परसाराम की बीवी चिल्ला उठी, भगवान के लिए मेरी बच्ची को मत लेकर जाओ। इस बेचारी का क्या कसूर? सारा का क्या कसूर? उसके माँ बाप को मारा और अब उसे अगवा करके रखा है। मैं बताती हूँ, वो डेरे पर कैद है। होगी, मुझे अब उसे लेकर नहीं जाना। तुम लोग खुद उसे कराची में उसके घर छोड़ कर आओगे। ये कहकर उसने जमीन पर पड़े लड़के को ठोकर मारी और उसे उठाया। चल, तू भी चल और देख तेरी बहन के साथ क्या होता है। चल। जसपाल ने उसे कॉलर से पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा तो उसकी माँ दुहाई देने लगी। जसपाल ने एक फायर उसके पास भी झोंक दिया और कहा, जिसकी मौत आई है या जो इन बहन भाई की मौत चाहता है, वो हमारा पीछा करे, सारा को छोड़ आओ, ये मिल जाएंगे। तानी और जसपाल उन दोनों को तकरीबन घसीटते हुए बाहर लाए और जीप में ला फेंका। अगले चंद मिनटों में वो वहां से निकल चुके थे। देखो, चाहे जितना लंबा सफर पड़ जाए, चेक पोस्ट की तरफ से नहीं जाना, अब तक वहां फोन हो गया होगा। नहीं सर, ये लोग अब फोन नहीं करेंगे और अब हमने उस तरफ से जाना भी नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं, उस ड्राइवर ने कहा। तो जसपाल ने इस बात में सर हिला दिया। तभी ड्राइवर जीप की रफ्तार बढ़ाता चला गया। जीप में खामोशी तारी थी। आधे घंटे से ज्यादा सफर तय कर लेने के बाद जब शाम का अंधेरा फैलने लगा था, ऐसे में तानी ने पूछा, मजीद कितना सफर बाकी है?
बस जी, हम उस गोठ के करीब हैं जहां हमने जाना है। ठीक है, जसपाल ने कहा और एक तवील सांस ली। हर तरफ अंधेरा खासा फैल गया था। जब वो एक गोठ के करीब पहुंचे, वो आबादी में नहीं गए बल्कि मसनूई जंगल के दरमियान बने रास्ते पर मुड़ गए। तकरीबन 10 मिनट के सफर के बाद वो एक डेरा नुमा हवेली में जा रुके। वो दोनों बहन भाई जीप से निकाल कर एक कमरे में डाल दिए गए, जहां सामान के नाम पर कोई शय नहीं थी। तभी ड्राइवर ने पूछा, इनका अभी क्या करना है, अगर आप कहें तो? इन्हें अभी कुछ ना कहो, रात भर पड़े रहेंगे तो सुबह इनकी आवाज में बड़ा दर्द बोलेगा। तानी ने कहा तो जसपाल बोला, ये रोही नहीं है तानी, यहाँ लम्हा लम्हा कीमती है। तो फिर करो जो करना है। रात मजीद ढल जाने दो, बल्कि तुम ऐसा करो, शाहिद से राबता करो, उधर के हालात क्या हैं। ठीक है, तानी ने कहा और फोन करने लगी। जसपाल एक सजे हुए और आरामदेह कमरे में जा बैठा। कुछ ही देर के बाद तानी ने आकर बताया, वहां एकदम खामोशी है, किसी ने उनसे बात नहीं की। लेकिन वो इस बात पर अलर्ट हो गए हैं कि परसाराम के दोनों बच्चे हमारे पास हैं। मतलब उन्हें मालूम है कि दोनों बहन भाई हमारे पास हैं। यस, वो अमन सुकून और शांति से हैं। ये कहकर वो जसपाल के पास आ बैठी। कुछ देर बाद उनके सामने खाना चुन दिया गया। खाने से फरागत के बाद वो उस कमरे में चले गए जहां वो दोनों बहन भाई थे। लड़की काफी हद तक सहमी हुई थी, जबकि लड़के में खासा गुस्सा था। तानी ने जाते ही उसकी पसलियों में ठोकर मारते हुए कहा, हाँ, अब बोल, सारा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, ऐसे मामलात बड़ा भाई देखता है, उसने काफी हद तक गुस्से में कहा। तो तानी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और उसे बालों से पकड़कर आगे की तरफ झटका दिया। वो मुंह के बल गिरा। तानी ने अपना पैर जोर से उसकी गर्दन पर मारा तो वो तड़प उठा। इसी लम्हे उसकी बहन बोल पड़ी, उसे बापू ने डेरे पर रखा हुआ है। ये समझदार लड़की है, जसपाल ने कहा, और फिर उससे पूछा, वो डेरा कहाँ है? हमारे घर से काफी दूर खेतों में। वो अभी जिंदा है ना? जसपाल ने पूछा। तब तक तो जिंदा रही थी, लड़की ने सहमे हुए अंदाज में कहा। देखो, अगर तुम्हारा ये कहना गलत साबित हुआ ना, तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैंने ठीक बताया। वो हतमी लहजे में बोली तो जसपाल बाहर निकल गया। उसने फोन पर वहां सुल्तानपुर के नजदीक आदमियों से कहा कि वो मालूम करें क्या सारा डेरे पर कैद है। फोन बंद करके वो कमरे में चला गया। उसने तानी को बाहर आने का इशारा किया और आकर कमरे में बैठ गए। उन्हें सुल्तानपुर से इत्तला का इंतजार करना था। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि शाहिद का फोन आ गया। उसके लहजे में गहरी तशवीश थी। जसपाल की आवाज सुनते ही बोला, अभी परसाराम का फोन आया था, कह रहा था कि उसके दोनों बच्चे वापस कर दें वरना बात बहुत दूर तक जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी? बकवास करता है वो। सारा उसके पास डेरे में कैद है और यही बात तो कह रहा है। उसने मुझे बताया है कि सारा उसके पास है। उसने अपनी हिंदू बरादरी को इकट्ठा करके कहा है कि मुसलमान हमला आवर सारा के इवज उसके बच्चे ले गए हैं। अब क्या करना चाहिए? वहां ये फैसला हुआ कि बात वजीर आला तक फौरन पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ मीडिया को भी बताया जाए और जो आलमी तंजीमें हैं उन्हें भी आगाह किया जाए। वो बहुत ज्यादा वावेला करेंगे। तुम क्यों घबराते हो शाहिद? वो तुझे क्यों बता रहा है? जाए, जाकर उन सबको बता दे। उसने जो सारा के माँ बाप कत्ल किए हैं उनसे बचना चाहता है। बहरहाल मैं सारा को जरूर वापस ले आऊंगा। बात अगर हिंदू मुस्लिम तनाजे में चली गई तो? ओए, तू क्या भारत में रह रहा है? थोड़ी हिम्मत कर, जसपाल ने कहा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो सारा को नुकसान पहुंचा दें, मुमकिन है कि वो उसे खत्म करके इल्जाम तुम पर लगा दें। परसाराम का क्या पता? शाहिद ने कहा तो जसपाल बोला, तू ऐसा कर, थोड़ा सुकून कर, मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। जसपाल ने एक फैसला कर लिया था। कुछ देर के बाद जसपाल और तानी अपने ड्राइवर के साथ फिर सुल्तानपुर की जानिब चल दिए। उसे मालूम हो गया था कि सारा डेरे पर है। सूरज मशरिक की ओर से नहीं निकला था जब वो दोनों सुल्तानपुर पहुंच गए। शायद जसपाल यूं सीधे वहां ना जाता अगर वहां उसके लोग ना होते। उन्होंने ये खोज लगा लिया था कि सारा अभी तक डेरे पर है और इस वक्त उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दूसरा, अभी जो नीलगू नूर चारों तरफ फैला हुआ था, वो उस मिलगुजी रोशनी का फायदा लेना चाहता था। जसपाल को सुल्तानपुर जाने की जरूरत नहीं थी।
راستے ہی میں ان کا ایک آدمی مل گیا، اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے گاڑی کچھ دور ہی چھوڑ دی اور فصلوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ آدمی اس سے آگے تھا اور اس سے ذرا پیچھے تانی قبر دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ڈیرے کی چھت پر کوئی بندہ نہ ہو، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ ڈیرے کی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ لکڑی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، وہ جیسے ہی اندر گئے، سامنے دالان میں چارپائی پر دو بندے بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک دم سے بولے، کون ہو تم؟ بولنے والوں کے لفظ منہ ہی میں رہ گئے۔ جسپال نے ان پر یکے بعد دیگرے فائر کھول دیا۔ ایک دم سے پرسکون فضا میں خوف پھیل گیا۔ وہ وہاں نہ رکے، بھاگ کر دالان میں چلے گئے۔ تبھی سامنے والے کمرے سے دو بندے نکلے، تانی نے ان پر فائر جھونک دیے۔ تبھی اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ تانی فوراً اندر گئی۔ ایک عورت فرش پر بندھی ہوئی پڑی تھی۔ جسپال اور آدمی باہر کھڑے رہے۔ تانی نے اسے کھولا اور ساتھ میں اسے سمجھاتی رہی، گھبراؤ مت، ہمیں شاہد نے بھیجا ہے، بس اب نکلنے کی کرو۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ… یہاں سے نکلو، تیری بات کرواتے ہیں، تانی نے تیزی سے کہا اور اس کا بازو پکڑ کر دالان میں آ گئی۔ ایسے میں اوپر چھت پر سے فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ایک ہی شخص تھا۔ ایک تو وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، دوسرا اس قدر فائرنگ سے وہ لوگوں کو مطلع کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ سارا انہیں مل گئی تھی لیکن اب نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی جسپال نے اس آدمی سے کہا، میں نکلتا ہوں، تم کور دینا، اور تانی تم گیٹ سے نہیں، اس چھوٹی دیوار سے۔ تانی سمجھ گئی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ چھلانگ مار کر دیوار پر چڑھ گئی۔ وہاں سے اس کا سر منڈیر تک جا پہنچا۔ جیسے ہی جسپال صحن میں گیا، ایک دم سے دو فائر ہوئے، ایک اوپر سے اور ایک تانی کی طرف سے۔ وہ اوپر چھت والا بندہ دھپ سے گرا۔ جسپال گیٹ پار کر گیا۔ تانی نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور دیوار پر کھینچ لیا۔ تب تک جسپال دیوار کے دوسری جانب آ گیا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آیا اور اس نے سارا کو پکڑ کر زمین پر اتار لیا۔ اس کے پیچھے ہی تانی نے چھلانگ مار دی۔ وہ تینوں اس جانب بھاگے جدھر ان کی جیپ کھڑی تھی۔ روشنی خاصی پھیل چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا سلطان پور گاؤں کی طرف سے کافی سارے بندے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ بلا شبہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہو سکتا تھا۔ جسپال اب کسی طرح بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وہ جیپ کے قریب آئے تھے کہ ہجوم کی طرف سے فائر ہو گیا۔ وہ تیزی سے جیپ میں بیٹھے تو ڈرائیور نے جیپ بھگا دی اور پھر وہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ ہجوم سے دور ہوتے چلے گئے۔ راستے میں جسپال نے شاہد کا فون ملایا، جلد ہی ان کا رابطہ ہو گیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ وہ سارا کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہے تو وہ بے تاب ہو گیا۔ اس نے سارا سے بات کر کے اسے حوصلہ دیا اور فوراً اس کے پاس پہنچ جانے کے لیے کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اسی ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں سے نکلے تھے۔ صبح کا نیلگوں نور چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ سورج ابھی مشرق کی اوٹ میں تھا۔ میں ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ رات گئے تک چھاکا گاؤں کی روداد سناتا رہا، کچھ میں اپنے بارے میں کہتا رہا۔ پھر وہ سو گیا تو میں صحن میں آ گیا۔ میں تازہ ہوا میں سانس لیتا رہا اور پھر چھت پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسلحہ اور دوسری ساری چیزیں ویسی ہی تھیں جیسے آگ لگنے سے پہلے تھیں۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تبھی میری نگاہ ذرا فاصلے پر منڈیر کے ساتھ کھڑی سونی پر پڑی۔ وہ اندھیرے میں انجان نقطے پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے گھوم کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا، کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم گاؤں میں تو آ گئے ہیں، لیکن یہاں آ کر ہم کریں گے کیا؟ اس نے کہا تو میں نے پوچھا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ دیکھو جمال، یہاں پر اب تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے تلخ یادوں اور پرانی دشمنی کے۔ تم ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو اور… نہیں سونی، تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں اپنی خاطر یہاں نہیں آیا بلکہ ان لوگوں کے لیے یہاں آیا ہوں جو نسل در نسل غلامی میں جی رہے ہیں۔ میں انہیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میری دشمنی شاہ دین تک تھی، وہ ختم ہو گئی۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ اتنے لوگوں کو غلامی سے کیسے نکال سکتے ہو؟ اب وہ گھسی پٹی بات مت کرنا کہ میں انہیں شعور دوں گا۔ شعور والے بھی یہاں کچھ نہیں کر پا رہے۔ سونی کے لہجے میں انتہائی درجے کی سنجیدگی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آج کا دانش اور بھی بکاؤ مال ہو گیا ہے۔ اس کی عقل پیسے والا خرید رہا ہے، لیکن جو زندہ ہوتا ہے نا،
वो नहीं बिकता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। जिंदा तो हम सब हैं, लेकिन मुर्दों से बदतर। नहीं, हम जिंदा ही नहीं है। हमारी वो सोच नहीं है जो जिंदगी का एहसास दे। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। इस सोच पर अमल करने का नाम है जो हमारे रब ने अपने महबूब के जरिए हमें दी है। जिसने उस जिंदा सोच को अपना लिया और उस पर अमल करने लगा, वो दुनिया से नहीं, दुनिया बनाने वाले का हो जाता है। मरने के लिए जिंदा हुआ जाता है, वो क्या मरेगा जो पहले ही मुर्दा हो। मैं तुम्हारी ये बात समझ नहीं पाई, सोनी ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। देखो, कभी मुर्दे की भी कुर्बानी हुई है? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। नहीं तो, वो बोली। कुर्बान वही होता है जो जिंदा होता है, जो देख रहा होता है। यही फलसफा शहादत है। लेकिन ये मैं तुम्हें फिर किसी वक्त समझाऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। वही तो पूछना चाहती हूँ, कैसे तुम उन्हें गुलामी से निजात दिला सकते हो? तालीम, और वो भी जिंदों वाली तालीम, गुलामी से निजात का बाइस बनती है। ये जागीरदार वडेरे, ये वसाइल पर काबिज लोग सिर्फ इसी वजह से हैं कि वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सिर्फ इस इलाके के लोगों की मजबूरी खत्म करना होगी, बस। मगर कैसे? तुम इतने वसाइल कहाँ से लाओगे? वो ही देगा जिसने मुझे ये सोच दी है। मैंने कहा तो उसने चौंकते हुए मेरी तरफ देखा, फिर बोली, अगर मैं करूं तो? कोई करे, लेकिन करे जो हो सकता है और जिस हद तक भी हो सकता है। मैंने कहा तो वो जोश से बोली, यहाँ आने से पहले मेरे जहन में कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब है। मैं जो कुछ भी करूं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं पहले तुमसे क्या दूर हूं? मैंने प्यार से कहा तो वो उसी लहजे में बोली, मैं भी कुछ देर बाद अपने माँ बाप के घर जाऊंगी, तुम तैयार रहना। जिन्होंने लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया है, वही अब। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है, इसलिए मैं खामोश रहा। वो छत से नीचे गई और मैं उसके पीछे छाके को उठाने चला गया। नाश्ता कर चुके तो सोनी ने शाहजेब का फ़ोन नंबर मांगा। उसने बताया तो सोनी ने नंबर मिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ काफ़ी देर तक बेल जाती रही। दूसरी कोशिश पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। हेलो, कौन है? शाहजेब की आवाज़ गूंजी। मैं सोनी बात कर रही हूँ, उसने गंभीर लहजे में कहा। बोलो, क्या बात है? उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि मैं आज हवेली जा रही हूँ और अब मैं वहीं रहूंगी। तुम अगर चाहो तो मुझे रोक सकते हो। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम चाहो तो अपने हिस्से की जायदाद के बराबर दौलत लेकर अलग हो सकती हो, लेकिन ये हवेली पर कब्जा मैं कब्जा नहीं कर रही, अपना हक ले रही हूँ। अभी कुछ देर के बाद मैं जा रही हूँ वहां, रोक सकते हो तो रोक लो। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर उसी वक्त मुझे चलने का इशारा किया। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था जब सोनी और मैं हवेली के स्याह गेट के सामने जा रुके। हवेली के बाहर दो सिक्योरिटी वाले खड़े थे। उसके पास ही फखरू टहल रहा था। सोनी ने अपनी कार रोकी और बाहर निकल आई। फिर चंद कदम चलने के बाद जैसे ही गेट के पास पहुंची, फखरू तेजी से बाहर आया और बोला, सोनी बीबी, मैं खून खराबा नहीं चाहता। शाहजेब सब कुछ मेरे हवाले करके गए हैं, वो आ जाएं तो। तुम खुद खून खराबे वाली बात कर रहे हो फखरू, गेट खोलो। सोनी ने गुस्से में कहा तो वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर बोला, बीबी, शाहजेब ने रात ही बंदे यहाँ भिजवा दिए थे। वो सब अंदर हैं, वो फायर खोल सकते हैं। खुदा के लिए बीबी जी आप। मुझे मालूम था कि शाहजेब ये बेगैरती करेगा। मैं भी पूरे इंतजाम से आई हूँ। बुलाओ उनको और उन्हें कहो कि मुझ पर फायर करें। सोनी ने गुस्से में कहा तो फखरू बेताबी से बोला, मेरी जुरत कहाँ कि मैं बात करूं, गेट पार करते ही वो फायरिंग शुरू कर देंगे। तभी मैंने कहा, सुनो फखरू, तुम परे हट जाओ अगर जिंदगी चाहते हो तो। मैं देखता हूँ कौन रोकता है। मैंने ये कहते हुए अपना पिस्टल निकाल लिया। इसी दौरान सिक्योरिटी वालों ने अपनी गन्नें सीधी कर लीं। मैं सारा प्लान करके आया था। जैसे ही उन्होंने गन्नें सीधी की, उसी लम्हे अंदर से पौधों के पास से आवाज आई, ओ सिक्योरिटी वालों, अपनी गन्नें जमीन पर रख दो, वरना पहले तुम मरोगे। वहां छाका पहले ही से मौजूद था। उसने पिछला रास्ता इख्तियार करके बंदे अंदर दाखिल कर लिए थे। तभी हम यहाँ आए थे। शाहजेब के बुलाए हुए बंदे शायद हवेली के अंदर थे। फखरू घबरा गया। उसने जल्दी से पलटकर सिक्योरिटी वालों को इशारा किया। उन्होंने गेट खोल दिया। सोनी अंदर नहीं गई, बल्कि वहीं खड़े शाहजेब को फोन किया। राब्ता हो जाने पर बोली, मेरे ही बाप के घर जाने से मुझे तुमने रोका।
अब तुमने खुद दुश्मनी की इब्तदा कर दी है। मैं हवेली को जला रही हूँ, आग लगा दूंगी। जो बंदे तुमने यहाँ छुपा कर रखे हैं, मैं देखती हूँ कि वो अंदर बच कर जाते हैं या हमारी लाशें गिरती हैं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। तभी सोनी ने हवेली के अंदर कदम रखा तो सामने से फायर हुआ। जाहिर है फायर करने वाले ने सामने होकर फायर करना था। जिस वक्त उसने फायर किया, मैंने भी गोली चला दी। वो लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। मैंने पिस्टल फखरू की तरफ करते हुए पूछा, कितने लोग हैं? 6 थे जी, अब 5। मेरे पीछे खड़े एक लड़के ने सिक्योरिटी वालों से गन्ने ली और उन्हें सड़क की तरफ भगा दिया। फखरू गेट पर ही खड़ा रहा। अंदर मौजूद बंदों ने फायर खोल दिया। एक तरफ से छाका सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गया। अब मेरे लिए रुकना मुश्किल था और मैं सोहनी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। मैंने सोहनी को कवर दिया। वो पैदल ही चलती हुई पोर्च तक गई। सामने से एक ने सोहनी पर फायर करना चाहा, लेकिन मेरे फायर करने पर ना कर सका। तभी छाका अंदर से बरामद हुआ। उसने अंदर साफ हो जाने का बताया और गायब हो गया। इस दौरान अफसुर्दा सा फखरू करीब आकर खड़ा हुआ। तब सोहनी ने फखरू से कहा, यहाँ पर जितने मुलाजमीन हैं उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं बात करना चाहती हूँ। ये सुनते ही फखरू वहां से चला गया। वो पोर्च के सामने ही खड़ी रही। कुछ देर के बाद वहां सारे मुलाजिम आ गए तो फखरू ने अदब से कहा, जी बीबी जी, सब आ गए हैं, इनके अलावा जो खेतों में काम कर रहे हैं। उस पर सोनी ने मुलाजमीन को देखा और बोली, तुम सब आज से फारिग हो। मगर हम जाएंगे कहाँ? एक शख्स घबराते हुए बोला। अपने मालिक के पास। ये कहते हुए उसने अपना पर्स खोला और उसमें से बड़े नोटों की गड्डी निकालकर फखरू को दी और कहा, ये लो और इन सब में बांट दो। आधे घंटे के अंदर हवेली खाली चाहिए। ये कहकर वो अंदर चले गए। मैं उसके साथ था। वो चलते हुए उस जगह जा पहुंची जहां से उन मुलाजमीन को देखा जा सकता था। आधे घंटे तक वो वहां खड़ी रही। वो सब चले गए और फखरू उसके पास आ गया। उसने चाबियां थमाई और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीबी जी, मेरा जीना मरना यहीं इस हवेली में है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए मुझे। नहीं फखरू, तुम जाओ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। सोहनी ने दूर खलाओं में देखते हुए कहा। बीबी जी, मेरा क्या कसूर? शाहजेब ने मुझे कहा था कि मैं आपको अंदर। मैंने कहा, चले जाओ। सोहनी ने इस बार सख्ती से कहा तो वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर पलट कर चला गया। इसी दौरान मैंने छाके को फोन कर दिया। शायद इस वक्त हम दोनों ही हवेली में थे। पता नहीं सोनी इस वक्त इतनी जज्बाती क्यों हो गई। वो एकदम से मेरे गले लग गई और रोने लगी। मैं उसे दिलासा देता रहा। वो उस वक्त तक मेरे साथ लगी रोती रही जब तक छाका नहीं आ गया। वो मुझसे अलग होकर बोली, जमाल, अब इस हवेली से जुल्म नहीं होगा, बल्कि ये तालीम का मरकज होगी। मैंने शुरुआत कर दी है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैंने उसे शाने से पकड़ा और अपने साथ लगा लिया। उस वक्त मुझे सोहनी पर बहुत प्यार आ रहा था। जसपाल, तानी, शाहिद और इब्राहिम एक कमरे में बैठे हुए थे। उनके दरमियान यही बहस चल रही थी कि अब क्या किया जाए। शाहिद का मौकिफ था कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ सारा को ले जाया जाए, जबकि इब्राहिम कह रहा था कि यूं आंखें नहीं चुराई जा सकती, हमें पूरा पूरा मामला साफ करना चाहिए। देखो, मुझे उसकी जायदाद वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं, बस सारा मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाहिद ने कहा तो इब्राहिम बोला, अब ये सिर्फ जायदाद का मामला नहीं रहा, उन्होंने इसे मजहबी इशू बना लिया है। बात आलमी तंजीमों तक पहुंच गई है। क्या तुम मीडिया पर देख नहीं रहे हो? तो इस पर अब हम क्या कर सकते हैं? शाहिद ने कहा, सारा बाकायदा अदालत के सामने जाएगी जहां उन्होंने वावेला किया। मीडिया पर सारा ही अपने बारे में बताएगी। इब्राहिम ने उसे रास्ता बताते हुए कहा तो जसपाल बोला, मेरे ख्याल में इब्राहिम ठीक कहता है। परसाराम की अब वो जुर्रत नहीं होगी। उसके बच्चे हमारे पास हैं। एक दो दिन लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और क्या, उसे तो अब अपने बाप का बदला भी लेना चाहिए। उसने जोश से कहा। तब ये तय पाया गया कि क्या करना है। दोपहर होने तक एक पुलिस ऑफिसर के साथ वो थाने जा पहुंचे। वहां मीडिया को भी बुलाया गया था। उस पुलिस ऑफिसर ने सारा क्रेडिट खुद लेकर एक कामयाब छापे की फर्जी दास्तान सुनाई। मीडिया को सारा ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। परसाराम सिर्फ उसकी जायदाद हथियाने के लिए उस पर दबाव डाल रहा है। उसे शक है कि उसके वालदैन के कत्ल में परसाराम का हाथ है। अभी मीडिया वाले वहीं थे कि एक महंगी फोर व्हील जीप वहां आ रुकी।
اس میں سے قریبی گوٹ کا سردار مہرل شاہ بڑے کروفر سے باہر آیا۔ وہ اس علاقے سے صوبے کی اسمبلی کا رکن تھا۔ سب اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سارا کو دیکھتا ہوا ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا شاہ جی؟ پولیس آفیسر نے متانت سے پوچھا تو وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، شاید میں جلدی آ گیا، یہ رش کم ہو جائے تو میں نے سارا بی بی سے بات کرنی ہے۔ تبھی سارا نے شاہد کی طرف دیکھ کر کہا، اسے بتاؤ کہ وہ آپ سے بات کریں۔ ہاں ہم شاہد میاں سے بات کر لیں گے، اس نے کافی حد تک تحمل سے کہا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ جلد ہی میڈیا والے وہاں سے چلے گئے تو پولیس آفیسر انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تبھی شاہد نے کہا، بولیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات اتنی سی ہے، اس بیچارے پرسارام کے بچوں کو ان کے حوالے کر دو۔ رہی جائیداد کی بات تو آپ اس کی قیمت بتاؤ، میں ادا کرتا ہوں، قصہ ختم۔ کبھی وہ آپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، اور اگر ایسا نہ کریں تو؟ جسپال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ اس بیچاری سارا کا پیچھا کرتے رہیں گے، چین سے نہیں رہنے دیں گے اسے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ بہت ساری عالمی تنظیمیں اصل قصہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، بتائیں گے؟ پرسارام کا لالچ ہے، میں جانتا ہوں۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ خود بیان دے گا، مہرل شاہ نے کہا۔ اوکے، شاہد نے ایک دم سے کہا تو وہ بولا، بتائیں قیمت، مہرل شاہ نے کہا۔ سب کچھ کون خرید کر دے گا؟ شاہد نے پوچھا۔ سب کچھ پرسارام خریدے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شاہد بولا، ٹھیک ہے، ڈن۔ شاہد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بولا، آپ آرام سے کراچی جائیں، میں وہیں آپ سے ملوں گا۔ آپ اس کے بچے، مہرل شاہ ادھوری بات کہہ کر شاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے کراچی جاتے ہی اس کے بچے اسے مل جائیں گے، شاہد نے کہا تو وہ بولا، اب یہ مذہب بدلنے والا ایشو بھی نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، مہرل شاہ نے کہا اور اٹھ گیا۔ پھر بولا، اب اجازت؟ یہ کہہ کر اس نے شاہد کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ ملایا تو وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ تبھی جسپال نے ان سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تھانے کے صحن میں آ کر ابراہیم نے کہا، اب آپ جائیں کراچی سکون سے، میں کل انہیں آزاد کر دوں گا۔ یار، میں تمہارا احسان زندگی بھر، شاہد نے کہنا چاہا تو اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسا نہیں کہتے، دوست بھی کہتے ہو اور ایسی بات بھی کرتے ہو۔ اس نے شاہد کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا اور پھر اسے گلے لگاتے ہوئے بولا، آؤ میں تجھے ایئرپورٹ چھوڑ دوں۔ وہ سبھی وہاں سے نکل گئے۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی، میں اس وقت سونی کے ساتھ اپنے ڈیرے پر تھا۔ بھیدا بہت خوش تھا، چھاکے نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ ڈیرے پر بھی ڈھور ڈنگروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ ہم اس کے پاس سے نکل کر کار کی طرف آ رہے تھے۔ بہت عرصے بعد سکون کے چند دن دیکھنے کو ملے ہیں، کیوں نہ چھاکے کی شادی کر دیں، چند دن ہلا گلا رہے گا۔ سونی نے ہنستے ہوئے کہا تو میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ پھر گیئر میں ڈالتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تیرے ساتھ وہ حویلی میں رہے گی، مہارانیوں کی طرح۔ تبھی وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، جمال، میں نے حویلی میں نہیں رہنا، اماں کے پاس رہنا ہے، اور تب تک رہوں گی جب تک تم یہاں ہو، ورنہ میں اماں کو لے کر یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ سونی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار تم نے تو میری ماں پر قبضہ جما لیا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت میں ہے، میں کیا کروں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، بس اتنا ہی تھا تمہارا جذبہ؟ بڑے دعوے کرتی تھی کہ یہاں علم کی روشنی پھیلاؤں گی، اس کا کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ میں نہ رہوں تو یہ لوگ پا چکے علم کی روشنی، اور وہ بھی تیری دی ہوئی۔ وہ تو میں نے ایک پورا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے، میں کوئی ماہر تعلیم نہیں۔ میں نے ایک این جی او سے بات کی ہے، وہ چلائے گی سب، میں تو صرف پیسہ دوں گی۔ میں نے ان کو بلوا لیا ہے، تجھے پتا ہے کہ ان کے کچھ لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ تیری طرح نہیں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے میری نقل اتارتے ہوئے کہا تو میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر میں نے پوچھا، اور وہ چھاکے کی شادی والی بات؟ پہلے چھاکے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، کوئی پسند تو ہوگی نا اس کی، وہ بولی۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا تو انہی لمحات میں چھاکے کا فون آ گیا۔ میں نے پوچھا، ہاں بول، کیا بات ہے، ابھی تیرا نام لیا تھا کہ؟ شیطان ٹپک پڑا، خیر، بڑے دنوں بعد پیرزادہ وقاص کا فون آیا ہے، وہ تم سے بات کرنے کے لیے مجھ سے نمبر مانگ رہا ہے، کیا خیال ہے دے دوں؟ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا تو وہ بولا،
कह रहा है कि वो उसके साथ इलाके के चंद मोअज़्ज़िज़ीन तुमसे मिलना चाहते हैं। यार तुम खुद ही उससे वक्त तय कर लो और फिर मुझे बता देना। मिल लेने में कोई हर्ज नहीं। नंबर मांगे तो दे देना। मैंने कहा तो वो बोला मैं शाम का कह देता हूँ। कह देना, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। अभी सपहर ही का वक्त था कि पीरजादा वकास, चौधरी शाहनवाज और इलाके के कुछ जमींदार मेरे घर के सामने आ रुके। छाका उन्हें बैठक में बिठा चुका था। जब मैं उनके पास गया, काफी अरसे बाद मैंने पीरजादा वक्कास को देखा था। खुशगवार माहौल में बात शुरू हुई, लेकिन उस वक्त यह बात उलझ गई जब चौधरी शाहनवाज ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, भाई जमाल, तुमने जिस तरह शाहदीन की पूरी जायदाद हासिल करके अपना बदला ले लिया, इसे हम मानते हैं। तुम्हारा शुमार अब इलाके के जमींदारों में होगा। हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और खैर सगाली के तौर पर तुम्हारे पास आए हैं। आप सब की मेहरबानी कि मुझे मान दिया, लेकिन मेरा बदला उनकी ज़ात की हद तक था, जायदाद की सूरत में नहीं था। मुझे जायदाद का ना पहले लालच था और ना अब है। वो सब कुछ शाहदीन की बेटी और शाहजेब की बहन सोहनी का है। मैंने उनके सामने वजाहत करते हुए कहा, नहीं जमाल, सिर्फ हम ही नहीं, सभी ये बात जानते हैं कि वो लड़की तेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाती, और ना ही उसमें इतनी जुर्रत है। यहाँ जो भी हो रहा है तेरी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। पीरजादा वकास ने कहा तो मैं बोला, वकास, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इस जायदाद से कोई सरोकार नहीं। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप लोग किसी बात से खुश नहीं हैं। खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहते हैं? तो फिर सुनो, जमींदारी करो, इलेक्शन लड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन ये पढ़ना पढ़ाना, ये हवेली को किसी स्कूल में बदलना, ये ठीक नहीं है। क्यों गरीबों के बच्चों की मेहनत मजदूरी छीन रहे हो? सोनी को अगर ऐसा शौक है तो वो उधर शहर में पूरा करे। चौधरी शाहनवाज ने पुरजोश अंदाज में कहा तो मैं समझ गया कि वो किस नीयत से आए हैं। तब मैंने साफ अल्फाज में कहा, ये सोहनी का नहीं, मेरा भी ख्वाब है कि यहाँ के बच्चों की किस्मत में भी तालीम हो। वो ख्वाब हम पूरा करेंगे। आप गरीब के बच्चों से इतनी हमदर्दी ना करें कि उन्हें सिर्फ मेहनत मजदूरी तक महदूद कर लें। आप भी उन पर मेहरबानी करें, उन्हें महज गुलाम ना बनाकर रखें, उन्हें भी अपनी किस्मत बनाने का मौका दें। तुम लोग बहुत पछताओगे। ये गरीब ऐसा जिन है, अगर इसे काबू में रखेंगे तो खुद महफूज रहेंगे। तुम नए नए अमीर हुए हो, तुम्हें बहुत बाद में समझ आएगी। उन्हें अगर दबा कर नहीं रखोगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे। बहरहाल हमें ये काम पसंद नहीं, जाहिर है हम इसकी मुखालफत करेंगे। चौधरी शाहनवाज ने कहा तो मैंने तहम्मुल से कहा, चलें, आप करें मुखालफत, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करें। मतलब तुम हमारे समझाने से समझोगे नहीं? इतने लोग आए हैं तुम्हारे पास, तुमने इनकी कदर नहीं की जमाल। उसने गुस्से में कहा, मैं हर उस बंदे की कदर करता हूं जो मुझसे अपनी कदर करवाना चाहे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो चौधरी शाहनवाज एकदम से खड़ा हो गया। उसके साथ ही दूसरे लोग भी खड़े हो गए। कुछ देर के बाद वो जैसे आए थे वैसे चले गए। मैं और छाका बहुत देर तक उनकी बातों पर तबसरा करते रहे। फिर मैं उसे बाहर वाले कमरे में छोड़कर अंदर आ गया। मैंने सोहनी को लोगों के आने के बारे में बताया तो काफी हद तक वो रंजीदा हो गई। उसका यही ख्याल था कि ये शाहजेब ही की मुखालफत है, जिस पर मैंने कोई तबसरा नहीं किया। शाम का अंधेरा फैल गया था। सोनी मुझे अपने साथ लेकर हवेली चली गई। उसका ख्याल था कि वो उन लोगों को भी इलाके के माहौल के बारे में बता दे। वहां थोड़ी देर उनसे गपशप के बाद हम यूं ही बातें कर रहे थे कि छाके का फोन आ गया। ओ यार, तुझे याद है वो एक इंस्पेक्टर अफजल रंधावा था जिसने तेरी बहुत मदद की थी? हाँ याद है मुझे, क्या हुआ उसे? मैंने पूछा तो वो बोला, वो आया बैठा है, तुझे मिलना चाहता है, कहता है बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आता हूँ, ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मगर मेरे अंदर न जाने क्यों एक तरह से बेचैनी होने लगी। मैं घर पहुंचा और सीधा अफजल रंधावे के पास गया। वो सादा लिबास में था। अगरचे वो मुस्कुराते हुए मिला, मगर उसके चेहरे पर संजीदगी फैली हुई थी। हम इत्मीनान से बैठ गए तो वो बोला, पता नहीं जमाल, मैं तुमसे ये बात क्यों कर रहा हूँ। मैं कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन तुम थे नहीं। अब पता चला कि तुम इधर हो तो मैंने तुमसे ये शेयर करने का सोच ही लिया। वो बात करते हुए उलझ रहा था। रंधावा साहब, आप खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? इस तरह तो मुझे समझ में नहीं आएगी कि आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा तो वो कितनी देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है ना कि मैं मुअत्तल हो गया था।
और वो मुझे शाहजेब और वकास ने करवाया था। तो क्या आप अब तक बहाल नहीं हुए? मैंने पूछा। हो गया हूँ, लेकिन अभी तक जेर अताब हूँ। उनकी रसाई ऊपर तक है। मैं डीएसपी हो सकता हूँ अगर कोई काम दिखा दूँ तो। वो असल बात पर आ गया। मसलन कैसा काम? मैंने पूछा। देखो, तुम मेरी मदद कर पाओगे या नहीं, लेकिन ये बात तेरे पास अमानत होगी। उसने अपने तौर पर तसल्ली चाही तो मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, आप कहो, बिला झिझक कहो। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। ये कहकर वो रुका, फिर कहता चला गया। ये तो सभी जानते हैं कि इन जागीरदारों और वडेरों के डेरों पर बदमाश, डाकू और इश्तहारी आम तौर पर रहते ही हैं। हम चाहें भी और हमें मालूम भी हो तो हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। मैं मुअत्तल था। उन्हीं दिनों कुछ खुफिया वाले इधर आए। उन्होंने यहाँ से कुछ ऐसे सिग्नल पकड़े हैं जिनकी उन्हें समझ यही आई है कि यहाँ इस इलाके में मुल्क दुश्मन लोग काम कर रहे हैं। हम यहाँ उनकी कोई मदद नहीं कर सके। वो वापस चले गए। मुमकिन है वो तफ्तीश जारी रखें, मगर मैंने भी अपना काम जारी रखा। महीना भर पहले मुझे मालूम हुआ कि यहाँ चौधरी शाह नवाज के डेरे पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क दुश्मन हैं। आप क्या चाहते हो? मैंने उसी सुकून से पूछा तो वो बोला, जमाल, मैं मुअत्तल हुआ, महकमे में बड़ी सुबकी हुई, बहाल भी हो गया, कोई गुनाह साबित भी नहीं हुआ। नौकरी ठीक है, मगर मैं अपना तासुर ठीक करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता कि ये वतन की मोहब्बत में करना चाहता हूँ। साल भर के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, बस। ये कहकर वो अचानक खामोश हो गया। मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मुझे एक बार वकास पीरजादा लेकर गया था वहां। ये उन दिनों की बात है जब शाहजेब ने मेरा घर जलाया था। याद है ना वो दिन? याद है। तुमने देखा हुआ है वो डेरा? उसने पूछा तो मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा है। लेकिन क्या आपको यकीन है? अगर यकीन है तो फिर प्लान क्या है? दो बातें हैं, खुलकर एकदम से छापा मारा जाए या फिर खुफिया तौर पर वहां जाया जाए। मैं इन दोनों सूरतों में सारी गेम अपनी तरफ ले आऊंगा। इसकी तुम फिक्र ना करो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बंदों के बारे में पता है या वो भी मालूम करने पड़ेंगे? मैंने पूछा। वो कन्फर्म है, मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं। ये सेल फोन में हैं। उसने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा, गुड। लेकिन एक बात है रंधावा, ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही कि तुम मुझे ही क्यों बता रहे हो और मेरी मदद क्यों चाहते हो। तुम ये सब कुछ पहले भी कर सकते थे। मैंने उसे शक की निगाह से देखा। तुम्हारा ये सवाल बनता है जमाल, क्या आज ही वो तुम्हारे पास नहीं आए? और फिर तुम खुद बताओ, इस इलाके में कोई दूसरा है, बताओ, जो ये काम कर सके? उसने कहा, बात ये नहीं है, मुझसे भी बड़े जिगरे वाले हैं यहाँ पर, मगर उन्हें कोई चोट नहीं लगी। चिड़िया को भी तंग करोगे ना तो सांप को मारने पर तुल जाती है। खैर, जब कुछ करना हो तो मुझे बता देना। मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात मान जाओगे। मेरी तरफ से तो चाहे आज ही रात को। उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप साथ होगे या ये काम मुझे ही करना होगा? मैं साथ रहूंगा, पूरी नफरी होगी। उसने जोश से कहा, मुझे प्लान बताओ, सब कर लेंगे। मैंने कहा तो वो एकदम से उठ गया। फिर चमकती आंखों से मेरी तरफ देखकर बोला, मैं सिर्फ 2 घंटे बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ये कहकर वो मेरी सुनी अनसुनी करता हुआ बाहर निकल गया और मैं अपने बदन में सनसनी महसूस करने लगा, जो लोगों को नचाने के वक्त मेरे अंदर फैलती थी।